स्टूडेंट्स, अभी तक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। आज से मैं दूसरी जो यूनिट है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप उसको शुरू करने जा रहा हूँ। आपने +1 बिजनेस स्टडी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि के बारे में पढ़ा है। उसमें आपने एकल व्यवसाय जिसको कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें देखा आपने कि जिसमें एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, उस व्यवसाय का संचालन करता है, प्रबंध करता है, व्यवसाय का जोखिम सहन करता है और जो उसका प्रॉफिट वगैरह है वो स्वयं उसको उसका शेयर नहीं करता किसी को, वो उसी का होता है। तो एकल व्यवसाय के बारे में पढ़ा था, इस तरह साझेदारी के बारे में पढ़ा था। लेकिन एकल व्यवसाय की कुछ सीमाएं रहती हैं। अगर छोटे आकार में व्यवसाय करना है तो एकल व्यवसाय का प्रारूप अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर बड़े आकार या बड़े साइज से व्यवसाय करना हो तो उसके लिए फिर वो लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे कि पैसा उसकी कमी पड़ जाती है, व्यवसाय की जो संचालन की क्षमता है एक आदमी की सीमित होती है, व्यवसाय का संचालन करना, व्यवसाय का प्रबंध करना, उसके लिए फिर ज़्यादा व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से व्यवसाय में कई प्रकार के जोखिम है तो अकेला व्यक्ति उसको नहीं सहन करता है, इसलिए जोखिम को डिवाइड करना की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जब बड़े आकार में बड़े रूप में व्यवसाय करना हो वहाँ पे एकल व्यवसाय की लिमिटेशन या सीमाएं होती हैं। इसीलिए ही उसके बाद फिर उससे बड़ा प्रारूप है वो है पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसमें कि एक से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं। उसमें जो भी व्यवसाय का संचालन है वो मिलकर करते हैं, व्यवसाय के जोखिम में को सहन करते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय का प्रादुर्भाव होता है। तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का जो अर्थ है दैट इज पार्टनरशिप मीन्स व्हेन 2 or more than 2 persons enter into agreement for setting up a business, running it and sharing profit and loss is called partnership। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, उस व्यवसाय का संचालन करते हैं, उस व्यवसाय के जोखिम को सहन करते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इसके लिए आपकी जो पार्टनर होते हैं, जैसे 4 पार्टनर, चारों को इंडिविजुअल रूप में हम पार्टनर कहते हैं, साझेदार, और इकट्ठे रूप में उसको पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया जाता है। और फर्म कोई व्यवसाय है वो उसके नाम से चलता है, तो जो उसका नाम होगा वो पार्टनरशिप फर्म का नाम कहलाता है। इकट्ठे मिलकर वो उस व्यवसाय को चलाते हैं। और पार्टनरशिप व्यवसाय को चलाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। साझेदारी जो एक्ट है वो 1932 बना है, उसके अनुसार उस व्यवसाय को किया जाता है। लेकिन व्यवसाय को चलाने के लिए जो साझेदार पहले तो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, हर एक चीज़ के लिए एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के अनुसार उस व्यवसाय को चलाते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन उसमें लागू होते हैं। जहाँ तक डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसमें जो सेक्शन 4 है 1932 का, उसमें डेफिनेशन दे रखी है उसमें इसी प्रकार से, और उसके आधार पर फिर इसकी जो अर्थ और विशेषता है, अर्थ जो डेफिनेशन है उसके आधार पर फीचर्स इसकी विशेषताएं आती हैं कि साझेदारी व्यवसाय जैसे कि अर्थ बताया उसके आधार पर इसकी विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है 2 and more persons, अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम 2 व्यक्ति उसमें चाहिए। और अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होने चाहिए, उसके लिए जो कंपनी एक्ट 2013 बना है उसका जो सेक्शन 269 है उसमें संख्या दे रखी है कि अगर बैंकिंग व्यवसाय है, बैंकिंग फर्म के रूप में कोई व्यवसाय करना है तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम लिमिट तो 2 है ही है, कम से कम 2 तो होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट उसमें 10 है। इस बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिक से अधिक 10 साझेदार हो सकते हैं। और जो सामान्य व्यवसाय है, कोई और व्यवसाय ऐसा पार्टनरशिप के रूप में किया जाना है तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 50 निर्धारित की है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साझेदार हो सकते हैं। दूसरा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब समझौता। साझेदारों के बीच में समझौता 2 तरह से हो सकता है, या तो आपने आपस में बातचीत करके हम ओरली रूप में, मौखिक रूप में हम कह सकते हैं कि आपने इतना पैसा लगाना है या आपको ऐसे बांटना है, वो तो एक बात होगी। लेकिन जो मौखिक बात है उसमें मुकरा जाता है, इसलिए रिटर्न में लिखित रूप में भी समझौता किया जाता है, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लिखित रूप में जो होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो एग्रीमेंट उनके बीच में होना बहुत जरूरी है, और उसमें शर्तें होती हैं कि जो साझेदारी व्यवसाय है वो किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसमें पूंजी लगाई जाएगी, कौन कितना ट्राइंग कर सकता है, व्यवसाय में इसके संचालन में कौन भाग लेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो उनके बीच में समझौते का होना बहुत जरूरी है साझेदारी के लिए। तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है, लाभ हानि का विभाजन, क्योंकि प्रॉफिट होगा, व्यवसाय होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है लाभ को बांटने में आपस में कई प्रकार के मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसलिए पहले से डिसाइड किया होगा कि कितना कितना हिस्सा उनका प्रॉफिट का रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। और इसके लिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर बनती है, तो उनके बीच में पहले से तय होना चाहिए कि कितना कितना प्रॉफिट जो है वो बांटा
जाएगा। और लॉस की जहाँ तक बात है, जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट का शेयर करते हैं, लॉस के लिए आप किसी को एग्जेप्ट भी कर सकते हैं, किसी को छूट दे सकते हैं कि आप लॉस में भागीदार नहीं होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बिजनेस है, उस व्यवसाय को कौन चलाएगा, ठीक है। तो बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय में सभी को, व्यवसाय के संचालन में सभी को भाग ले सकते हैं, सभी भाग उसमें ले सकते हैं, सभी को भाग लेने का अधिकार है। लेकिन अगर वो सभी तय करते हैं तो उनमें से कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर उस व्यवसाय का संचालन किया जाएगा, लेकिन दायित्व सबका होगा। तो उन सब की ओर से एक व्यक्ति भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है, व्यवसाय की देखरेख कर सकता है। बाकी जब कोई भी व्यवसाय हुआ तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। किसी और कार्य के लिए आप इकट्ठा होते हैं तो वो पार्टनरशिप, देयर शुड बी बिजनेस, व्यवसाय का होना बड़ा जरूरी है। मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग या दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज होना जरूरी है। और लास्ट में जो पार्टनरशिप एक्ट है, अगर साझेदारों के बीच में किसी भी बात के ऊपर कोई तय नहीं हुआ है, अर्थात एग्रीमेंट नहीं बना है, समझौता नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर कंपनी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके जो प्रावधान है, उसके जो प्रोविजन है, वो स्वतः ही लागू हो जाते हैं। तो उसमें जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो इसके बाद व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, कौन कौन से प्रोविजन लागू होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की विशेषताएं बता दी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में